जय गणेश जी। कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। फलिक ज्योतिष कार्यक्रम के अंतर्गत जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम ज्ञान बांट रहे हैं, आपस में हम लोग कुछ सीख रहे हैं, उस सीखने के क्रम में आज हम लोग सीखेंगे द्वादश भावों के नाम तथा उनसे संबंधित तथ्य। ठीक है। कुंडली जब हमारे हाथ में आती है, जन्मांक चक्र जब हमारे हाथ में आता है, तो उसमें 12 भाव होते हैं, यानी कि द्वादश भाव होते हैं। उन द्वादश भावों से हम क्या देखते हैं जातक के बारे में और उनसे हमें क्या देखना चाहिए, इसके बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। हां, एक चीज समझ लीजिए कि जब हम जन्मांक चक्र देख रहे होते हैं तो प्रत्येक भाव के बारे में हम जानते हैं, जानेंगे, और उस भाव का भावपति कौन है उसके बारे में जानना हमें बहुत आवश्यक है। दूसरा, भाव का कारक कौन है। तो भाव, भावपति और भाव में बैठा ग्रह और भाव कारक, ये तीनों के बारे में, चारों के बारे में हम समझ के विस्तार से जब कुंडली का अध्ययन करते हैं, जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं, तब हम अच्छे से प्रेडिक्शन कर पाते हैं। जब हम इन सारी चीजों को नहीं जानते हैं तो हमारे प्रेडिक्शन गलत होने लगते हैं। ठीक है, चलिए, ये प्रेडिक्शन और उसकी बात काफी बाद की है। आज हम लोग सीधा समझ लेते हैं कि कुंडली अध्ययन में किस तरीके से 12 भाव होते हैं और इन 12 भावों का नाम क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये कुंडली बनी हुई है, ये एक कुंडली है जिसे हम काल पुरुष की कुंडली कह सकते हैं, और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ही आज हम प्रत्येक भाव का नाम, प्रत्येक भाव से काल पुरुष के एक अंग का नाम जुड़ा होता है, उस काल पुरुष के अंग का नाम और उससे लक्षण तथा उपलक्षण शास्त्र के हिसाब से उन चीजों से, उन भावों से क्या क्या चीजें देखी जाती हैं वो हम लोग यहां समझेंगे। चलिए, अब हम लोग सीधे चलते हैं कि इन द्वादश भावों में, इन 12 भावों में किस भाव से हम कौन सी चीजें देखते हैं। चलिए, अब आप देखेंगे कि पहला जो हमारा भाव होता है उसमें अंक कोई भी पड़ा हो। जैसे हो सकता है इस पहले भाव में अभी हमने 1 नंबर डाला हुआ है, लेकिन हो सकता है जब आपके पास जन्मांक चक्र आए तो उसमें 6 नंबर पड़ा हो, 3 नंबर पड़ा हो, 2 नंबर पड़ा हो, तो इस नंबर से वो भाव नहीं चेंज होगा। ये भाव, प्रथम भाव यही रहेगा जन्मांक का, जन्म कुंडली का प्रथम भाव यही रहेगा। इस भाव से जब हम बाएं साइड की ओर बढ़ना शुरू करेंगे तब ये क्रमशः भाव बढ़ते चले जाएंगे और लास्ट में इसी जो प्रथम भाव है जिसको लग्न कहते हैं, लग्न के पास में ही 12वां भाव आता है जिसको हम व्यय भाव कहते हैं। चलिए, खैर, व्यय भाव के बाद में, भाव के बारे में बाद में देखते हैं, पहले सीधा शुरू करते हैं इनके नाम क्या हैं। इन 12 भावों के नाम हम लोग समझ लेते हैं। नाम क्या क्या हैं? पहला जो हमारा ये लग्न चक्र, लग्न है, इस लग्न को हम लोग तनु कहते हैं। दूसरे भाव को हम धन भाव कहते हैं। तीसरे भाव को हम सहज भाव कहते हैं। चौथे भाव को हम लोग सुख भाव कहते हैं। 5वें भाव को हम सुत भाव कहते हैं। सुत यानी संतान, संतान भाव कहते हैं। 6वें भाव को हम रोग, रिपु और ऋण का भाव कहते हैं। 7वें भाव को हम जाया भाव या पार्टनर भाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जाया। जाया का मतलब होता है पत्नी। पत्नी का भाव, पत्नी क्या है? आपका पार्टनर है।
जो जीवन में आप पार्टनर चुनते हैं, कहते हैं सारा जीवन हम इसके साथ रहेंगे, सारे जीवन, जबकि भारतीय सभ्यता में तो यह है कि 7 जन्मों का बंधन उसे माना जाता है, लेकिन अलग अलग धर्मों में ये अलग अलग तरीके से परिभाषित होता है। तो 7वां जो भाव है हमारा, ये जाया का भाव है, या पार्टनर का भाव है, या पत्नी का भाव है। 8वां भाव हमारा आयु का भाव है, या कह लीजिए मृत्यु का भाव है। आयु या मृत्यु, जब आयु हम यहां से देखेंगे तो मृत्यु भी यहीं से देखेंगे, तो मृत्यु और आयु का जो भाव है ये अष्टम भाव है। अष्टम के बाद अगला जो भाव आता है वो है नवम भाव। नवम भाव क्या है? धर्म भाव कहते हैं। इससे हम क्या देखते हैं? धर्म का भाव देखते हैं। इसमें से धर्म देखा जाता है कि आप धार्मिक स्थितियां आपकी कैसी रहेंगी। 10वां भाव जो है उससे हम कर्म भाव कहते हैं। इससे हम कर्म देखते हैं, इससे हम पिता को देखते हैं। कहीं कहीं पर 9वें भाव से भी पिता को देखा जाता है, लेकिन हम यहां 10वें भाव से ही पिता को देखेंगे। 11वें भाव जो है वो है आय भाव। 11वां भाव जो है वो क्या है? आय भाव। यानी कि आपकी इनकम कहां से होगी, किन किन जगहों से होगी, किन किन स्रोतों से होगी, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे 11वें भाव से। और 12वां भाव जो हमारा है इसे हम व्यय भाव कहते हैं। यानी कि ये हमारा जो आय है उसको व्यय करता है। यानी कि हमारे खर्चे कैसे होंगे, हमारे खर्चे किस दिशा में होंगे, हम कहां कहां खर्चा करेंगे और किस तरीके से इस खर्चे को हम व्यवस्थित करेंगे। जैसे हमने आपको बताया था कि प्रत्येक भाव का एक भावपति होता है। भावपति का मतलब है कि जो राशि का नंबर उस पर पड़ा होगा, जैसे यदि 6 नंबर पड़ा है तो उसका भावपति होता है बुध। जब हमने राशियां आपको बताई थी तब हमने ये आपको विस्तार से समझा दिया था कि कौन कौन सी राशियों के भावपति कौन हैं या राशिपति कौन हैं। तो जब उस राशि का नंबर यहां पड़ता है तो वो जो ग्रह उस राशि का अधिपति होता है, कारक होता है, तो वो यहां पे क्या हो जाता है? भावपति हो जाता है। और भावपति के साथ भाव में जो ग्रह बैठा है उसको देखते हैं, और भाव का एक कारक होता है। प्रत्येक भाव का एक कारक होता है जो हम क्रमशः धीमे धीमे पढ़ते रहेंगे। अभी अगर हम सारी चीजें आपको एक साथ समझा देंगे तो आप अव्यवस्थित हो जाएंगे, ठीक से समझ नहीं पाएंगे और आपकी सारी की सारी स्थितियां कहीं ना कहीं गड़बड़ होने लगेंगी। यहां पर हम ऋषियों और मुनियों की ये विद्या सीख रहे हैं। जब हम धीमे धीमे चलेंगे, क्रमशः चलेंगे, तो हमें ये ठीक से समझ में आएगी। यदि हम बहुत जल्दबाजी करने लगे, जल्दबाजी करने पर हम लड़खड़ा कर गिर जाएंगे, और गिरने पे यदि चोट लग गई आपको कोई दिक्कत आ गई, तो आप पुनः इस ऋषि मुनियों की विद्या से दूर हो जाएंगे। तो हम आपको इस विद्या से दूर करना नहीं चाहते हैं। आप क्रमशः धीमे 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 इस विद्या को सीखिए और इस विद्या के साथ आगे चलिए, क्योंकि ये हमने भावों के नाम आपको बता दिए हैं। लेकिन ये जो कुंडली है ये काल पुरुष की कुंडली है। काल पुरुष, अब आप कहेंगे काल पुरुष क्या होता है? काल पुरुष के बारे में विस्तार से बताएंगे हम आपको कि काल पुरुष क्या है। एक वीडियो लेके ही आएंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है ये काल पुरुष। तो ये जानिए कि एक ऐसा जिसने हमारे इस पूरी परंपरा को जन्म दिया, उस काल पुरुष की कुंडली है ये। और इस कुंडली में काल पुरुष की कौन कौन से अंगों को, कौन कौन से भाव प्रदर्शित करते हैं, उसको हम यहां से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि पहला भाव जिसको हमने तनु कहा था, ये आप काल पुरुष के
मस्तिष्क के बारे में वर्णन करता है। मस्तिष्क यानी कि फोरहेड, ये है फोरहेड, ऊपर वाला, आंखों से ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? मस्तिष्क बोलते हैं। तो जो लग्न भाव है हमारा, जो पहला भाव है जिसे हम लग्न बोलते हैं, उससे हम किसको समझते हैं? मस्तिष्क के बारे में समझते हैं। और जो हमारा दूसरा भाव है जिसे हम धन भाव कहते हैं, धन भाव से हम किसको समझते हैं? हम कालपुरुष के मुख को जानते हैं। मुख यानी कि इसमें आंखें भी आएंगी, नाक भी आएंगे, मुंह भी आएगा, दांत भी आएंगे, आपकी वाणी कैसी होगी, ये सारी की सारी चीजें आपको कहां से देखनी है? सेकेंड हाउस से, यानी कि द्वितीय भाव से, जिसको हम क्या कहते हैं? धन भाव कहते हैं। और धन भाव पैतृक संपदा या पैतृक धन का भी होता है, धन भाव। तो ये सारी चीजें हम यहां से देखेंगे। तीसरा जो हमारा भाव है, इसे हम लोग कहते हैं सहज। क्या कहते हैं? सहज भाव। सहज भाव किसका होता है? छोटे भाई बहनों का भी होता है ये, और ये काल पुरुष के हाथों का भाव है। दायां हाथ, बायां हाथ, अब आप कहने लग जाएंगे दायां हाथ है कि बायां हाथ है। दायां हाथ और बायां हाथ नहीं है, ये हाथों का भाव है। इसलिए ये हम याद रखेंगे कि जो सहज है तीसरे नंबर पर आता है, जिसे हम पराक्रम भाव भी बोलते हैं। पराक्रम भाव में हम छोटे भाई बहनों के बारे में चर्चा करते हैं, और इसमें हम हाथों के बारे में भी चर्चा करते हैं। यानी कि काल पुरुष के हाथों को हम इस तीसरे घर से जानते हैं या तीसरे भाव से जानते हैं। हां, एक चीज आप एकदम ध्यान रखिएगा कि इन भावों में नंबर कुछ भी हो सकते हैं। नंबर राशियों के होते हैं कि उस राशि का राशिपति कौन है, ये जानने के लिए वो नंबर होते हैं। लेकिन जब हम लग्न से तीसरे नंबर पर पहुंचते हैं बाएं साइड में, लग्न से तीसरे नंबर पर जब हम बाएं साइड में पहुंचते हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं? उस घर का नाम है सहज। कभी कभी इसे पराक्रम भाव के नाम से भी जानते हैं। और पराक्रम भाव में काल पुरुष के हाथों के बारे में इसमें चर्चा की जाती है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं चौथे भाव की तरफ। चौथा भाव, चौथा भाव क्या है? चौथा भाव जिसे हम सुख भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? सुख भाव कहते हैं। अब सुख भाव क्या है? काल पुरुष के अंगों में सुख भाव काल पुरुष के अंगों में काल पुरुष के हृदय का वर्णन करता है। किसका वर्णन करता है? काल पुरुष के हृदय का वर्णन करता है, सीने का वर्णन करता है, छाती का वर्णन करता है। तो इसमें जब हम कुंडली देखेंगे तो चौथे भाव से हम सुखों को देखेंगे, हृदय से देखेंगे, हृदय को देखेंगे, सीने को देखेंगे, और इससे संबंधित बीमारियों और रोगों को भी हम लोग देखेंगे। इसी भाव से आएगा। वैसे तो रोग भाव कौन सा है? छठा भाव है। लेकिन रोग भाव तो हम देख लेंगे, लेकिन रोग भाव में कौन सी जगह काल पुरुष के कौन से अंग को वो इफेक्ट कर रहा है, जब सीने, छाती या हृदय से संबंधित, कफ से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित जो चीजें आती हैं, वो हम किससे देखते हैं? इसी सुख भाव से देखते हैं, यानी कि चौथे भाव से देखते हैं। तो चौथे भाव में हम इन सारी चीजों का वर्णन करते हैं। चलिए अगला हम देखते हैं पांचवा भाव। ये देखिए पांचवा भाव, चौथे भाव के ठीक नीचे पांचवा भाव, और पांचवें भाव को हम क्या कहते हैं? सुत भाव। सुत यानी कि संतान भाव। इससे संतान के बारे में विचार किया जाता है। इससे प्राइमरी एजुकेशन के बारे में ध्यान दिया जाता है, और इसमें लव अफेयर्स भी देखे जाते हैं। बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, लेकिन यहां केवल आप ये जान लीजिए कि ये एक संतान भाव है, और संतान भाव में ही काल पुरुष के पेट का विचार किया जाता है। इससे किसका? पेट का विचार, यानी कि पेट से संबंधित
जो भी समस्याएं होंगी, जो भी क्रियाएं होंगी, इसे हम किससे? पंचम भाव से देखेंगे। किससे देखेंगे? पंचम भाव से देखेंगे कि पंचम भाव का भावपति कौन सा है, इसमें ग्रह कौन सा बैठा है, इसका कारक कौन सा होता है। तब हमको यह पता चलेगा कि यह किस स्थिति में हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। छठवां घर, छठवां भाव, इसे हम कहते हैं रोग, रिपु और ऋण भाव। क्या कहते हैं? रोग, रिपु और ऋण भाव। इसका नाम है रोग, रिपु और ऋण भाव। और रोग, रिपु और ऋण भाव में हम क्या देखते हैं? काल पुरुष की कमर, यानी कि ये वाला हिस्सा, कमर वाले हिस्से को हम काल पुरुष के छठवें भाव से देखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? छठवें भाव का नाम क्या है? रोग, रिपु और ऋण भाव। और इससे हम क्या देखते हैं? काल पुरुष की कमर से संबंधित चीजों को देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम जाते हैं सीधा सातवें भाव में। सातवें भाव को क्या कहा गया था? क्या नाम दिया गया था? जाया या पार्टनर या पत्नी। ये सारी चीजों को हम सातवें भाव से देखते हैं। और सातवां भाव काल पुरुष के किस अंग को प्रदर्शित करता है? तो यह समझ लीजिए कि काल पुरुष के नाभि से लेके जननांग के बीच का जो भाग होता है, उस भाग को सातवें भाव से हम लोग देखते हैं। यदि यहां से संबंधित लोअर एब्डोमेन से संबंधित कोई समस्याएं आती हैं तो हम सातवें भाव से उनको देखते हैं। अब हम लोग चलते हैं आठवें भाव की तरफ। आठवें भाव का नाम क्या है? आयु का भाव या मृत्यु का भाव। तो आयु या मृत्यु के भाव में काल पुरुष की किस चीज को हम लोग देखते हैं? तो हम इसमें काल पुरुष के जननांग को देखते हैं। जननांग से संबंधित जो चीजें होती हैं, इनको हम कहां से देखते हैं? अष्टम भाव से देखते हैं। काल पुरुष के जननांग को हम अष्टम भाव से देखते हैं। और जननांग क्या हुआ? छुपी हुई चीजें जो हमें सामान्यतः दिखाई नहीं दे रही हैं, रहस्य की चीजें, गुप्त चीजें जितनी भी होती हैं, वो हम सारी कहां से देखते हैं? अष्टम भाव से देखते हैं। अब आप कहेंगे कि गुप्त, ये तो मृत्यु का भाव है, इसको हम गुप्त चीजों से कैसे जोड़ सकते हैं? रहस्य से कैसे जोड़ सकते हैं? अरे भैया, सबसे बड़ा रहस्य तो मृत्यु ही है। मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु कैसे होती है, फिर आत्मा कहां चली जाती है, किन स्थितियों में रहती है, यह तो सबसे बड़ा रहस्य है। यदि यह सबसे बड़ा रहस्य है तो हम कहां से देखेंगे इसको? आठवें भाव से देखेंगे। गुप्त चीजों को, ऐसी चीजें जो प्रदर्शित नहीं होती हैं, उन चीजों को हम आठवें भाव से देखेंगे। तो आठवें भाव को जहां आयु का भाव, जहां मृत्यु का भाव कहा जाता है, नाम इसका आयु या मृत्यु का भाव है, वहां से हम क्या देखते हैं? काल पुरुष के जननांगों के बारे में हम जानते हैं। जननांग भी गुप्त होते हैं, मृत्यु भी गुप्त होती है, इसलिए इसे गुप्त या रहस्य का भाव भी कहा जाता है। चलिए अगला भाव हमारा कौन सा है? नौवां भाव। नौवां भाव, इसे हम भाग्य या धर्म भाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भाग्य या धर्म भाव। इसको हम भाग्य भाव भी बोलते हैं। और इसी से हम धर्म से संबंधित, व्यक्ति धार्मिक होगा या अधार्मिक होगा, व्यक्ति की स्थितियां कैसी रहेंगी, ये हम कहां से देखेंगे? कितना भाग्यशाली है, ये भी हम कहां से देखेंगे? ये हम नौवें भाव से देखेंगे। कहां से देखेंगे? नौवें भाव से देखेंगे। और काल पुरुष का कौन सा अंग यहां पर आता है? काल पुरुष की जांघ नौवें भाव को प्रदर्शित करती है। जांघ आप समझ रहे हैं ना? कमर के नीचे और घुटने से ऊपर का जो स्थान होता है, उसको हम जांघ कहते हैं। क्या कहते हैं? जांघ। कहां हुआ? कमर से नीचे और घुटने से ऊपर। ठीक है ना? समझ में आ गया? तो इसका मैं नौवें भाव में हम किसका विचार करते हैं? काल पुरुष के कौन से अंग का विचार करते हैं? जांघ का विचार करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं 10वें भाव की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट भाव है। इसमें हम पिता के बारे में भी जानते हैं, और पिता के बारे में कभी कभी लोग 9वें भाव से भी कहते हैं, लेकिन
9वें भाव से नहीं, हम लोग 10वें भाव से इस पर विचार करते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? कर्म भाव। यानी कि जातक कौन सा कर्म करेगा, किस कर्म करने से सबसे ज्यादा लाभ होगा, किस जगह वो सफल होगा, ये सारी चीजों की जानकारी हमें कहां से मिलती है? 10वें भाव से, यानी कि कर्म भाव से। कर्म भाव में क्या होता है? कर्म भाव में काल पुरुष के घुटने का विचार किया जाता है। किसका विचार किया जाता है? घुटने का विचार। घुटने में क्या क्या समस्याएं होंगी, कैसी स्थितियां रहेंगी, कैसे वो चल पाएगा, क्या वो नहीं चल पाएगा, ये सारा विचार हम कहां से करेंगे? 10वें घर से। वैसे रोग का भाव कौन सा है? छठ माह है, लेकिन रोग वाला तो हम देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन स्पेशली जब घुटने में रोग के बारे में देखेंगे तो हम 10वें भाव को जरूर देखेंगे। यदि हम 10वें भाव को नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने प्रेडिक्शन में चूक जाएंगे। ठीक है, ये चूंकि कर्म का भाव है तो कर्म जितने भी हो सकते हैं वो सारे इसी में आएंगे। शासन है, प्रशासन है, व्यापार है, नौकरी है, ये सारी चीजें, सरकारी नौकरी है या प्राइवेट नौकरी है, ये सारी की सारी चीजें हम किससे देखते हैं? 10वें भाव से देखते हैं। इसको 10th हाउस बोलते हैं और 10th हाउस जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए 10th हाउस के बाद हम लोग चलते हैं 11th हाउस में। क्योंकि आज हम कहां जी रहे हैं? भौतिकवादी युग में जी रहे हैं और भौतिकवादी युग में सबसे महत्वपूर्ण है पैसा। तो पैसा चूंकि सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए इस भाव का नाम क्या है? आय भाव। 11वें भाव का नाम क्या है? आय भाव। तो आय भाव को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है वर्तमान काल में। वैसे सबसे महत्वपूर्ण भाव है अष्टम भाव, जिसे हम आयु या मृत्यु का भाव कहते हैं। चलिए खैर चलते हैं 11वें भाव पर। 11वें भाव में काल पुरुष की पिंडली का, हम पिंडली के बारे में जानते हैं। पिंडली क्या हुआ? जो आपके घुटने से नीचे और पंजे से ऊपर होता है, जो भाग, समझ रहे हैं ना? घुटने के नीचे, पैर में घुटने के नीचे, 10वें भाव से हमने घुटने को समझा, और घुटने से जो नीचे है और पैरों से जो ऊपर, यानी कि पंजे से जो ऊपर है, पैरों का मतलब पंजा, पंजे से जो ऊपर है और घुटने से नीचे है, इस पूरे भाग को हम पिंडली बोलते हैं। और पिंडली का विचार या पिंडली में रोग से संबंधित या पिंडली से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनके बारे में हम कहां से देखेंगे? 11वें भाव से देखेंगे, 11th हाउस से देखेंगे। और अब हमारा आता है अगला भाव, 12वां भाव, यानी कि अंतिम भाव। अंतिम भाव से हम क्या देखते हैं? ये व्यय भाव है। व्यय भाव यानी कि इसमें हम काल पुरुष के पैर के पंजे का विचार करते हैं। इससे हम काल पुरुष के पैर के पंजे का विचार करते हैं। जब आपको ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, यदि आपको याद नहीं होंगी तब आपको बहुत दिक्कत आएगी। और हां, एक चीज आप और याद रख लीजिए, ये जो सारी चीजें बताई गई हैं इनमें आपको लक्षण शास्त्र और उपलक्षण शास्त्र के माध्यम से आपको विचार करना है। जैसे जब आपसे कहा गया मुख, तो मुख में क्या हुआ? मुख में आंखों के नीचे और ये ठोडी के ऊपर जितनी भी चीजें हैं ये सारी चीजें मुख में आएंगी। जब ये मुख में आएंगी तो दांत से संबंधित विचार, अब यहां अगर ये सारा लिखने लग जाएं तो आप भूल जाएंगे। इतना सारा तथ्य आपके सामने आ जाएगा कि उस तथ्य को आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए केवल अपना दिमाग लगाइए कि इसमें और कौन कौन से लक्षण आ सकते हैं। जैसे मुख में जिह्वा भी आएगी, दांत भी आएगा, आंख भी आएगी, कान भी आएगा। ये सारी चीजें मुख यानी कि धन भाव से देखे जाएंगे। दूसरा, अब जैसे कोई व्यक्ति आपको दिखाने आया और उसको श्वास लेने में दिक्कत है, तो श्वास हम कहां से देखेंगे? किस भाव से देखेंगे श्वास? श्वास का मतलब हुआ फेफड़ा।
और फेफड़ा हम लोग कहां से देख रहे हैं? हृदय या फेफड़ा कहां से देख रहे हैं? सुख भाव से, चौथे भाव से देख रहे हैं। या अगर कहा जाए कि मन, तो मन कहां है? बुद्धि के पास, ठीक है। और बुद्धि हम किस भाव से देखते हैं? पंचम भाव से देखते हैं हम बुद्धि को। सुत भाव से देखते हैं, प्रारंभिक एजुकेशन देखते हैं, लव अफेयर्स देखते हैं यहां से हम लोग। तो ये सारी चीजें देखने के लिए आपको ये याद रखना है कि किस तरीके से हम इसको जोड़ सकते हैं, कैसे मिला सकते हैं। रिपु, ऋण और रोग से संबंधित जो भी चीजें हैं वो हम छठवें भाव से देखेंगे, और कमर से संबंधित जो चीजें हैं उनके बारे में भी देखेंगे। ये रोग, रिपु, ऋण तो हो रहा है, इसके पश्चात यदि रोग हो रहा है तो रोग किस अंग में हो रहा है उसका विचार अलग उससे करेंगे। यदि पंजे का विचार हो रहा है तो हम कहां से करेंगे? 12वें भाव से करेंगे, ठीक है। 12वां भाव क्या है? व्यय। किसका व्यय? व्यय किसका हो रहा है? लग्न का। पहला भाव जो है, जो जातक है, उसके व्यक्तित्व का विचार हम कहां से करेंगे? लग्न से करेंगे। लग्न का ही व्यय हो रहा है, यानी कि सुख भाव, यानी चौथे भाव को जब हम देख रहे हैं तो वो क्या है? सुख भाव है। लेकिन किसका सुख भाव? मम्मी का सुख भाव के पापा का सुख भाव? नहीं, जातक का सुख भाव, यानी कि जिस जातक की हम कुंडली देख रहे हैं उसका सुख भाव है। अगर हमें मम्मी पापा के विषय में देखना है तो हम दूसरी चीज देखते हैं, यानी कि चौथे भाव से हम मां के बारे में विचार करते हैं, और इसका कारक कौन होता है? चंद्रमा इसका कारक होता है। 10वें भाव से हम पिता के बारे में जानकारी लेते हैं, और पिता का कारक कौन होता है? सूर्य पिता का कारक होता है। ये कारक के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यहां कारक के बारे में आज आपको नहीं समझाएंगे, अगर आज ही समझाने लग जाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। हां, अगर आपको हमारे बताने की शैली अच्छी लग रही है, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो, ज्यादा अव्यवस्थित ना हो, इसके लिए हम वीडियो छोटा रखते हैं। आपको समझाने के लिए बहुत सारी चीजों का प्रयोग करते हैं, जैसे सरल से सरल तरीके से आपको समझ में आ जाए। इसी क्रम में हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे और आपके साथ हम भी सीखते रहेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान इस क्षेत्र में पड़े हुए हैं। हम उस महासागर के बहुत छोटे से जीव हैं, लेकिन हम और आप दोनों लोग मिलके अपने ज्ञान का विस्तार इस चैनल पर करेंगे। आज यहीं तक, कल पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद।